नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पढ़ा रहे थे, इससे पहले जो 2 टॉपिक बनाए हैं उसमें जो समास पढ़ाया था हमने, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समास अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर ज़्यादा समझ में आ रहे हों तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। और अगला समास देखेंगे। समास नंबर 1 पढ़ाया था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद अव्यय हो और सेकंड पद कोई और संख्या या सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। और सेकंड नंबर 2 पर पढ़ाया था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसकी विशेषता और संज्ञा दोनों का मिलान होता है वह होता है कर्मधारय समास। आज देखेंगे द्विगु समास। तो हेडिंग नंबर 3 रहेगी। अगला समास रहेगा द्विगु समास। आप लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग नंबर 3 रहेगी द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु जो शब्द है, द्विगु शब्द का मतलब होता है दो गायों का समाहार। द्विगु जो शब्द होता है, द्विगु शब्द का मतलब होता है दो गायों का समूह। दो गायों का समूह। द्विगु शब्द का मतलब होता है दो गायों का समूह। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे। द्विगु समास की परिभाषा क्या रहेगी? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद संज्ञा हो। उत्तर पद संज्ञा हो। उत्तर पद संज्ञा का मेल हो। संज्ञा का मेल हो। और समूह या समाहार मेल हो जिसमें समूह या समाहार का बोध प्रकट होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि सेकंड जो पद होगा यानी जिसे कहते हैं उत्तर पद, मान लो ये पूर्व पद है यानी प्रथम पद है, ये प्रथम पद है और अगला सेकंड पद। तो प्रथम पद को यानी प्रथम शब्द को पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद, और सेकंड शब्द को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों शब्दों का मेल होगा, मिलान होगा, यानी पूर्व पद कोई विशेषण होगा। पूर्व पद कोई विशेषण होगा और जो उत्तर पद है वह संज्ञा होगी। अब पूर्व पद विशेषण तो होगा, लेकिन कौन सा विशेषण होगा? तो विशेषण होगा संख्यावाचक विशेषण।
कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का मेल अगर किसी संज्ञा से होता है और उससे उससे समूह या समाहार का बोध होता है। जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसका मेल संज्ञा से होगा और ऐसी संज्ञा से होकर के समूह या समाहार का बोध प्रकट हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। वही परिभाषा लिखी हुई है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद संज्ञा का मेल हो, जिसमें समूह या समाहार का बोध प्रकट होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। जैसे कि हम लोग गणित में काउंटिंग करते हैं, गिनती गिनते हैं। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक काउंटिंग रहेगी और 10 के बाद 100 तक काउंटिंग रहेगी। इधर 11 12 13 यानी 100 तक जो काउंटिंग रहती है। तो 100 तक काउंटिंग में 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, या हम कह लें 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 इस तरह की जो गिनती होती है वह संख्यावाचक द्विगु समास यानी संख्यावाचक होती है। लेकिन जो उदाहरण की अगर बात की जाए तो द्विगु समास का उदाहरण होगा। जैसे लिख दिया जाए 10 लिख दिया जाए, 10 शब्द में कौन सा समास होगा? तो 10 शब्द में द्विगु समास होगा। अब यहाँ पर यह मुख्य बात नहीं है कि यहाँ समूह या समाहार का बोध प्रकट हो, समूह या समाहार का बोध प्रकट हो। अगर कोई कह दे कि जो संख्या 100 है, 100 जो हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें कौन सा समास होगा? तो हम लोग बता सकते हैं द्विगु समास होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 12 13 14 यानी 99 तक जो संख्या है उसमें कौन सा समास होगा? 99 तक जो संख्या है उसमें कौन सा समास होगा? तो उसमें इसके बाद समास आएगा द्वंद्व समास। अगला जो समास आएगा वह द्वंद्व समास। तो और जो संख्या है वह द्वंद्व समास का उदाहरण रहेंगे। तो इसके उदाहरण देखेंगे, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट देख लें। इसके उदाहरण देखेंगे। इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे उदाहरण रहेगा सप्त सिंधु। अब इसमें जो पूर्व पद है ये सप्त है और उत्तर पद है सिंधु। इनका मेल होकर के एक शब्द बनाया गया है यानी सप्त सिंधु। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका विग्रह करें या विच्छेद करें तो मतलब होगा 7 सिंधुओं का समूह। 7 सिंधुओं का समूह। अगर इसकी विच्छेद की बात हो तो कहा जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। 7 सिंधुओं का समूह ना बोल करके हम एक शब्द बोलेंगे सप्त सिंधु। अगला देखते हैं उदाहरण। जैसे उदाहरण है दोपहर। अगर इसकी विच्छेद की बात की जाए, विग्रह की बात की जाए तो हम कह सकते हैं दो पैरों का समूह। 2 पैरों का समूह। दोपहर का मतलब होता है सुबह और शाम, इन दोनों को मिला करके यानी जो बीच का पद निकलता है वह निकलता है दोपहर, यानी 2 पैरों का समूह। अगला देखेंगे त्रिलोक। अगला शब्द रहेगा त्रिलोक। इसका विग्रह या विच्छेद हो जाएगा तीनों लोकों का
समाहार, इसका विच्छेद हो जाएगा तीनों लोकों का समाहार। यह अगला शब्द है चौराहा, चौराहा। ये जो शब्द आया है समाहार या फिर समूह, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो समूह कह लें या समाहार। तो अगला लिखा हुआ है चौराहा, चार, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। जैसे कभी कभी देखने को मिलता है, एक इस तरह से रोड निकली हुई है, एक इस तरह से आई हुई है, एक इधर से आई हुई है और एक इधर से आई हुई, चारों दिशाओं से रोड आई हुई है। तो चारों राहों, राहों का मतलब होता है रास्ता, और एक ही रास्ते पर ये मेल हो रहा है यानी समूह बन रहा है, तो उसे कहेंगे चार राहों का समूह। और एक शब्द दे दिया चौराहा। अगला देखेंगे, अगला रहेगा पंचमणि, 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 पांच मणियों का, पांच मणियों का समूह, पांच मणियों का समूह। सप्ताह, सप्ताह, सात दिनों का समूह। सप्तऋषि, सप्त, सप्तर्षि कह लें या सप्तऋषि कह लें, सप्तर्षि या सप्तऋषि, सात ऋषियों का, सात ऋषियों का, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह। या कह लें चवन्नी, चवन्नी। इसका संधि विच्छेद, इसका विच्छेद पूछा जाता है यानी समास विग्रह पूछा जाता है। चवन्नी, चवन्नी का लिखेंगे चार आने का, चार आने का समाहार, चार आने का समाहार। अब इन सब उदाहरणों में हमने देखा कि कोई ना कोई अंक आ रहा है, कोई ना कोई गिनती का शब्द आ रहा है, यानी सप्त यानी सात, दो यानी दो, त्रि यानी तीन, चौ यानी चार, पंच यानी पाँच, सप्त यानी सात, सप्त सात, और चार लिखा हुआ है, इसका मतलब है चार। तो जब भी गिनती का एक कोई शब्द देखने को मिले यानी पूर्व पद में, तो वहां पर होगा द्विगु समास। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला द्वंद्व समास। अगला रहेगा द्वंद्व समास। अगला देखेंगे द्वंद्व समास। हेडिंग नंबर 4 डालेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसकी परिभाषा रहेगी जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। पूर्व पद, पूर्व पद व उत्तर पद, उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, उसे 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 द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कहते हैं, उसे
द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद यानी प्रथम पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद, यानी दोनों शब्दों की प्रधानता रहती है, यानी दोनों शब्द अपने आप में बराबर रहते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। या हम कह लें, नोट डाल के लिख सकते हैं कि जितने भी विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द ये द्वंद्व समास के उदाहरण कहे जाते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण कहे जा सकते हैं। पहचान करने के लिए इसकी ट्रिक दे रहा हूं। पहचान करने के लिए ट्रिक रहेगी, ज्यादातर दो शब्दों के मध्य हमें और देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है, जैसे कृष्ण और राधा, या अथवा देखने को मिलता है, या हम कह लें या देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा, अथवा देखने को मिलेगा, या देखने को मिलेगा, और हम कह लें तथा देखने को मिलेगा। इस प्रकार के जो दो शब्दों के मध्य शब्द दिखाई दे जाएं, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। या हम कह लें एवं देखने को मिलेगा। तो ट्रिक क्या है, दो शब्दों के मध्य और देखने को मिले, या अथवा देखने को मिले, या फिर या शब्द देखने को मिले, या तथा एवं देखने को मिले, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। काफ़ी किताबों में एक ट्रिक और देखने को मिलती है कि जो ये योजक चिन्ह होता है दो शब्दों के मध्य, जैसे कोई दो शब्द लिख दें, जैसे श्री कृष्ण और लिख दिया जाए राधा, तो जो ये डैश देखने को मिलता है, इससे भी ज्ञात होता है कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि हमने अव्ययी भाव समास पढ़ाया था, तो हमने कुछ इस प्रकार के शब्द बताए थे, जैसे पल पल या दिनों दिन, तो इसमें भी ये डैश देखने को मिला था। तो यहाँ से नहीं समझेंगे, हम और, अथवा, या, तथा शब्दों को देख करके पहचानेंगे। तो आइए, द्वंद्व समास के भी तीन प्रकार होते हैं। अगला लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, द्वंद्व समास के प्रकार। द्वंद्व समास के प्रकार, इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं? हेडिंग रहेगी द्वंद्व समास के प्रकार। द्वंद्व समास के प्रकार, नंबर 1 लिखेंगे इतरेत्तर द्वंद्व। एक टेबल सी बना लेंगे। नंबर 1 लिखेंगे इतरेत्तर द्वंद्व। नंबर 2 डालेंगे विकल्प द्वंद्व। या नंबर 3 डालेंगे, नंबर 3 रहेगा समाहार द्वंद्व। ये तीन प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के। नंबर 1 इतरेत्तर द्वंद्व, नंबर 2 विकल्प द्वंद्व, और नंबर 3 समाहार द्वंद्व। अब ये तीन प्रकार हैं, तो हम किन किन शब्दों को इन तीनों प्रकार में विभाजित करेंगे? जैसे हम एक शब्द
बताई दे रहा हूं, जैसे कि लिखते हैं माता पिता, माता पिता, जैसे कि सादा लिख दिया हमने माता पिता, इस प्रकार का ये शब्द लिख दिया माता पिता। तो अगर पूछा जाए कि माता पिता में कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। अब इसी माता पिता को हम लेकर के तीनों समास में बांट रहे हैं। जैसे लिख दिया जाए माता और पिता, माता और पिता। तो जैसे ही माता और पिता लिखेंगे, यानी जहां और शब्द यूज करेंगे, वह इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण बन जाएगा। जैसे ही और शब्द लगाया हमने डैश हटा करके, तो वह इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण बन गया। अगर हम लिख दें माता, माता या पिता, या हम कह दें माता अथवा पिता, माता या पिता, या फिर कह दें माता अथवा पिता, तो जो या शब्द है ये बता रहा है कि दो में से किसी एक की बात की जा रही है, या तो माता की या फिर पिता की। तो जैसे विकल्प हम लोग चूज करते हैं कि या तो ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी सही होगा, उसी प्रकार से विकल्प द्वंद्व का ये उदाहरण बन जाएगा माता या पिता। अगला देखेंगे समाहार में माता, माता कौमा पिता आदि, माता कौमा पिता आदि, यानी माता पिता की तो बात की जा रही है, इसके अलावा भी किसी और की बात की जा रही है, इसीलिए ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण बन जाएगा। समाहार का मतलब ही होता है समूह, और समूह उसे कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जा रही हो। तो इस प्रकार से ये हम विभाजित करेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण लिखे दे रहा हूँ, इसके कुछ उदाहरण लिखे दे रहा हूँ। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं दूध रोटी, दूध, दूध रोटी। अगर दूध रोटी के बीच में अगर हम और शब्द यूज कर लें, और शब्द यूज कर लें दूध और रोटी, दूध और रोटी, तो ये जो बन जाएगा इतरेतर द्वंद्व का ये एग्जाम्पल बन जाएगा। या हम लिख दें, या हम लिख दें दूध या रोटी, दूध अथवा रोटी, इसमें अथवा लिख दो, दूध अथवा रोटी, या तो दूध चाहिए या फिर रोटी चाहिए। तो इस प्रकार का जो उदाहरण होगा वह विकल्प द्वंद्व का होगा। और इसमें लिख सकते हैं दूध कोमा रोटी इत्यादि, दूध कोमा रोटी इत्यादि। या अगला एग्जाम्पल देखें नदी नाले, नदी, नदी नाले, जैसे लिख दिया जाए नदी और नाले, या नदी एवं नाले, या हम कह दें नदी अथवा नाले, नदी अथवा नाले, या तो नदी की बात हो रही है या नाले की बात हो रही है। और लिख दिया जाए नदी कोमा नाले इत्यादि, नदी कोमा नाले इत्यादि। या लिख दिया जाए पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, या लिख दिया जाए पाप अथवा पुण्य, पाप या पुण्य, या लिख दिया जाए पाप कौमा पुण्य इत्यादि। तो इस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। ये सभी द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। जैसे माता पिता, दूध रोटी, नदी नाले, पाप और पुण्य, या हम कह लें जो विलोम शब्द होते हैं
जितने भी विलोम शब्द होते हैं इतरेतर द्वंद्व के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे विलोम शब्द, जितने भी विलोम शब्द होते हैं वह इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। या हम कह दें जितने भी बहुवचन के शब्द होते हैं वह समाहार द्वंद्व के होते हैं। बहुवचन के शब्द समाहार द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं लिखे दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लें। जैसे लिख दें नर नारी, या जैसे भी लिखा था नदी नाले, या लिख दें देश विदेश, या लिख दें ऊंच नीच, पाप पुण्य, या लाभ हानि, या लिख दें राम सीता, या लिख दें राम लक्ष्मण, या और लिख दें घर द्वार, या लिख दें माता पिता, जैसे कि लिखा ही है। जैसे गौरी शंकर, या लिख दें सुख दुख। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह द्वंद्व समास के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर विलोम शब्द देखने को मिल रहे होंगे, तो ज़्यादातर विलोम शब्द जो शब्द होते हैं वह द्वंद्व समास के ही उदाहरण होते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। या एक शब्द बहुत अच्छा है धर्माधर्म, इसका विच्छेद करें तो ये हो जाएगा धर्म और अधर्म। या देवासुर, देव और असुर, तो मित्रों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, यानी अगला जो प्रकार रहेगा वह बहुब्रीहि समास का रहेगा। एक बहुब्रीहि समास और एक समास और बताया है मैंने, जैसे कि नई समास लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है नई समास। ये समास के प्रकारों में नहीं आता है, लेकिन इसे भी हम पढ़ाएंगे कि ये समास कौन सा समास होता है। तो आप लोगों को अगर ये दो समास समझ में आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और मित्रों को बोलें कि सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।